गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने जीरो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जीरो चैप्टर के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। जीरो चैप्टर में जो भी हमें डिस्कस करना था, जो हमारा बेसिक है वो सारा अच्छे से हमने क्लियर कर लिया, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, मेन तीन टॉपिक जो थे वो हमें बहुत जरूरी थे डिस्कस करना, वो हमने बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, अगर हम उसको इतना भी कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर को, तो हमें फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो मैथ्स में ये सब पढ़ोगे। अब बेटा अपन बुक पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बुक स्टडी करते हैं। बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसको केवल स्टडी करना है। उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, केवल आपको उसको देखना है और उसमें कोई डेरिवेशन, कोई न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। उसमें स्टोरी है पहले की फिजिक्स की, बोले साइंस की एक स्टोरी है, कितना टाइप की फिजिक्स थी, क्या थी, उस साइंस के बारे में आपको केवल रीड करना है। तो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन भी नहीं बनता एग्जाम में, केवल आपको स्टडी करना है। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए। तो जीके है वो आपका फिजिकल वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सेकंड चैप्टर अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, अपना बेसिक होता है फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, जैसे अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट जरूर लगाते हैं। बिना यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती। जैसे जनरल एग्जांपल की बात करें, हम लिखे 5 केजी चीनी, 5 केजी कोई भी मटेरियल है आपका, तो हम उसके केजी जो लगा रहे हैं वो हमारी यूनिट है, वो हमारी एक यूनिट हुई, उसको हम मेजर कर रहे हैं उसमें किलोग्राम में। ठीक है, तो बिना यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना डिफाइन नहीं होती। यूनिट के विदाउट फिजिकल क्वांटिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है ना, तो यूनिट का मतलब समझ में आ गया। मेजरमेंट, जैसे हम मेजर करते हैं उस चीज को, जैसे लेंथ का मेजरमेंट अपन मीटर में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं। मास का मेजरमेंट किलोग्राम में भी करते हैं अपन, ग्राम में भी करते हैं, पाउंड्स में भी करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग मेजरमेंट देखते हैं अपन। जैसे टाइम का मेजरमेंट अपन आवर में भी देखते हैं, मिनट में भी देखते हैं, सेकंड में भी देखते हैं। तो मेजरमेंट भी अपना एक टॉपिक अच्छा है, इसमें अपन मेजर करेंगे बड़ी यूनिट्स कैसे मेजर करी जाती है, बड़ी लेंथ कैसे मेजर करी जाती है, छोटी लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है ना, मास का मेजरमेंट कैसे होगा, वो सब मेजरमेंट में पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक और आता है अपना बेटा एरर। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एरर जरूर होती है। जैसे फिजिक्स में कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें कोई मेजरमेंट लिया हमने, कोई रीडिंग मेजर करी है, तो उसमें एरर जरूर होती है। तो एरर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना, एरर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज फिजिकल क्वांटिटी। हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैं पहले भी बता चुका, शायद जीरो चैप्टर में कहीं आया होगा। फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटीज हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, या जो हम जिनको हम देख पाते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जो हम ऐसे समझो कि जिनको हम कुछ मेजर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स के अंदर करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल जो केवल खुद मतलब जो मेन क्वांटिटी होती है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं होती। जैसे मास की बात करें, मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, तो मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और जैसे अपन लेंथ की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। टाइम की बात करें, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जो हम फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, जो भी क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, या ऐसी क्वांटिटी जिससे हम कुछ देख पाते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है, इसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, और ये दो टाइप की होती है, मैन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट आपकी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड होती है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे कैसे हम इनको पढ़ेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मैंने डेफिनेशन बताई कि जो केवल अपने आप पे डिपेंड हो, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे। ऐसी क्वांटिटी जो केवल खुद पे डिपेंड हो, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो मास को जनरली रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। फिजिक्स के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखने होते हैं। मास का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम। ठीक है, तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। किसी ऑब्जेक्ट का मास, किसी बॉडी का मास
लेंथ पे डिपेंड, मतलब केवल मास जो है वो मास किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मास का मेजरमेंट करना है तो हमें उससे लेंथ से कोई मतलब नहीं है, उसके टाइम से हमें कोई मतलब नहीं, किसी और क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुई। ऐसे हम बात करें लेंथ की, लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, टाइम पे डिपेंड नहीं करती, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, अगली फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। इस टाइम को अपन सेकंड में मेजर करते हैं तो स्मॉल एस से डिनोट कर लेते हैं, या टाइम को जनरली स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। टाइम को स्मॉल टी से, जैसे टाइम का मेजरमेंट करना है तो उससे मास से कोई लेना देना नहीं है, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये तीन टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी अपन स्टडी करेंगे। और डेराइव जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव करी जाती है, फिजिकल क्वांटिटी which are derived from fundamental quantity, उन्हें हम बोलेंगे derived physical quantity। एग्जांपल जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हो। वेलोसिटी को कैसे डेराइव करते हो? आप फॉर्मूला लिखते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो वेलोसिटी है। तो एक्चुअल में हमने फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, उनसे हमने इसको डेराइव किया वेलोसिटी को, इसलिए ये डेराइव क्वांटिटी है वेलोसिटी। जैसे हम बात करें फोर्स की, जनरल एग्जांपल बताता हूं। फोर्स, फोर्स इज ए डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला या फोर्स को जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन बोलते हैं, बट जब हम इस क्वांटिटी को डेराइव करते हैं तो मास और एक्सीलरेशन, ठीक है ना, हम ऐसा लिखते हैं फोर्स को F = मास इनटू एक्सीलरेशन। मास आपकी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन आल्सो ए डेराइव क्वांटिटी, जिसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? मास एक्सीलरेशन को डेराइव करेंगे अपन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो x/t²। देखो इसमें टाइम भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, मास भी आ गया। तो फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी हुई? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुई बेटा? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया है जिसके बारे में ज्यादा लिखना नहीं है, नोट्स तो अपन क्लास में बाद में भी लिख लेंगे, आप नोट्स अपने आप बनाओगे खुद वीडियो देख के। तो दो टाइप की क्वांटिटी हमने पढ़ी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो केवल अपने पे ही डिपेंड हो, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो, लाइक मास, लेंथ एंड टाइम। एंड डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव करी जाती है, मतलब वो डिपेंड करती है। डेराइव क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मैंने दो एग्जांपल बताए, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन की बात करें, और भी हम कई सारे एग्जांपल डेराइव क्वांटिटी के डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे हम क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट की, ठीक है ना। यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट क्या चीज होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, यूनिट इज द इंपॉर्टेंट टूल फॉर फिजिक्स फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा बोल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट टूल है किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। यूनिट इज ए टूल टू डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने का एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है। बिना यूनिट के हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा फोर्स F = 20 न्यूटन, अगर मैं F = 20 लिखता तो मैं ये नहीं बोल सकता था कि 20 कितना न्यूटन है कि डाइन है कि कुछ और है। मैंने अगर इसकी यूनिट लिखी है तभी ये फोर्स एग्जिस्ट, ये फोर्स जो है ना वो डिफाइन हो। फोर्स आपका डिफाइन तब होगा जब इसके साथ मैं यूनिट लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में, जो भी वैल्यू है मैं उसको लिखूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि, या मैं उसकी यूनिट नहीं लिखूंगा तब तक मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो बिना यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन डिफाइन नहीं कर सकते। विदाउट यूनिट एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगी विदाउट यूनिट, ठीक। चलो, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी यूनिट की, इंपॉर्टेंस भी पता चल गई यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब अपन बात करते हैं एक रिलेशन की बात करें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में रिलेशन।
अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू of a physical quantity is inversely proportional to unit of physical quantity. Numerical value of a physical quantity is inversely proportional to unit of physical quantity. Means numerical value suppose n है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन लिखा था, 20 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दैट यूनिट को यू से डिनोट किया तो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं nu इक्वल्स टू nu प्रोपोर्शनल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, या nu इक्वल्स टू cos 10 ऐसा लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, ये चीजें बेसिक है मैथ्स की, ये पता होनी चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले केस में। अब जैसे अपन कोई रिलेशन की बात करें, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने का कांसेप्ट आ गया कि n उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसके बाद उसकी यूनिट होगी। जैसे मैंने लिखा 10 kg, 10 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg आपकी क्या यूनिट। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं, 10 kg में ग्राम कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम होते हैं किलोग्राम में, ये ग्राम। तो 10 kg आपने लिखा 10,000 ग्राम। क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल सही है, 10 kg 10,000 ग्राम के इक्वल है। इसका मीनिंग हुआ कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में आप किलोग्राम में जब मेजर करते तो ये वैल्यू 10 थी, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 10 थी। जैसे मैंने उसको ग्राम में मेजर की तो ये वैल्यू 10,000 हो गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं किसी और उसमें मेजर करना चाहूँ, क्विंटल में मेजर करना चाहूँ, पाउंड्स में मेजर करना चाहूँ, तो मैं उसकी वैल्यू और उसकी यूनिट लिखूंगा कि 10 kg में कितना पाउंड होता है, वो मेजर कर लेंगे। तो इससे अपने पास एक कंक्लूजन निकला कि जो भी फिजिकल, जैसे दो में रिलेशन है n1 = u1 n2 * u2, n1 u1 = n2 u2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट इक्वल्स टू थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट n3 u3 हो सकती है उसकी वैल्यू। इस तरह से ये आगे तक जाए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? n1 u1 = n2 u2, ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। और भी हम मेजर करना चाहिए, जैसे भाई अपन किलोग्राम मास था, किलोग्राम में मेजर किया, क्विंटल में मेजर किया, टन में मेजर किया, पाउंड्स में मेजर किया, ग्राम में, तो सब इक्वल देख लो भाई 10 kg में कितना ग्राम, कितना पाउंड्स, कितना क्विंटल, जो भी अपन मेजर करना चाहिए। इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं यूनिट को कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तब उसके कांसेप्ट के हिसाब से हमारा nu हमेशा कांस्टेंट होगा, n आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, u उसकी यूनिट। जैसे एग्जांपल लेगा मैंने 10 kg, अगर 10 kg में एक सिस्टम ऑफ यूनिट में किलोग्राम में देख रहा हूं तो 10 kg हो वैल्यू, जब मैं उसको ग्राम में देखता हूं तो 10,000 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी, उसकी यूनिट भी चेंज होगी। तो इस कांसेप्ट के हिसाब से अपन ऐसा लिख सकते हैं और ये सही होता है, अपन जानते हैं। तो ये अपन इस तरह से यूनिट को डिफाइन किया। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना वो 3 टाइप्स की होती है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना उसको अपन डिफाइन करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जनरली अपन बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट तो एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं और एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। There are 3 types of system of units. First आपका है MKS system, important है ये। दूसरा CGS system और तीसरा FPS system। पहले तो तीनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पहले तो हमें तीनों की क्या पता होनी चाहिए?
फुल फॉर्म। मैं आपसे पूछूं एमकेएस की फुल फॉर्म बोलो तो आप बोलोगे मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस की फुल फॉर्म बोलो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस की फुल फॉर्म बोलो फीट पाउंड सेकंड। देख देता हूं। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता आसान है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यही चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि एक न्यूमेरिकल के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन तीनों में एक सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए। या तो सारी वैल्यू एमकेएस सिस्टम में हो, या सारी वैल्यू सीजीएस में हो, या सारी वैल्यू एफपीएस में हो, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज गलत कर दोगे आप। अगर लेंथ को मेजर करना है, इस केस में लेंथ जो है ना वो किस में मेजर करी जाती है? मीटर में। मास किलोग्राम में। मास को किस में मेजर करते हैं अपन? किलोग्राम में। केजी से डिनोट करते हैं किलोग्राम में। मीटर को जनरली स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। पूरा लिख देता हूं किलोग्राम। इसको हम केजी से डिनोट करते हैं, कैपिटल के स्मॉल जी। और एस सेकंड, टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। इस सिस्टम हमारा जो टाइम होगा उसको अपन किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। और सेकंड को जनरली स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, या एसईसी भी लिख देते हैं। एमकेएस का फुल फॉर्म पता चल गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर लेंथ है तो उसको मीटर में मेजर करना है। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, विड्थ जो भी है वो सब मीटर में होनी चाहिए। मास की बात की जाए उसमें तो किलोग्राम में केजी लिखेंगे, और टाइम की बात करी जाए तो सेकंड स्मॉल एस डिनोट करेंगे। इसी तरह से आप सीजीएस सिस्टम में लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में। ध्यान से देख बेटा, लेंथ हो उसको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करेंगे। मास हो उसको ग्राम में जीएम से डिनोट करेंगे, और टाइम आपका जो है वो सेकंड में, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं अपन। तीसरा फीट पाउंड सेकंड। अगर लेंथ है उसको अपन फीट में मेजर करें, जिसको अपन जनरली स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। पाउंड, मास है उसको हम पाउंड में मेजर करेंगे। मास को किस में मेजर करेंगे? पाउंड, स्मॉल पी से डिनोट कर लेते हैं। और टाइम तो आपका जो है वो सेकंड में मेजर करा जाता है। तीनों में एक चीज देखो, टाइम जो है ना वो सेकंड में मेजर किया हुआ है। तीनों के केस में टाइम कॉमन है। कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, कॉमन क्या होता है? तीनों में कॉमन क्या, मतलब तीनों में एक ही मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तो ये आंसर करेक्ट होता है आपका, सेकंड। टाइम चाहे एमकेएस सिस्टम हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे सीजीएस हो, टाइम को 1 सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, हम जो अपने न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, वो एमकेएस ही होती है। 99% सवाल, 99% क्वेश्चन जो है वो एमकेएस सिस्टम में ही गिवन है। 1% अपन सीजीएस में देखेंगे, और एफपीएस तो 0%, कहीं क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा पूरी बुक में। 11th-12th की बुक में एफपीएस सिस्टम पे कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। ये वाली जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो इंग्लैंड में ज्यादा यूज होती है। इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा एमकेएस और सीजीएस काम में लेते हैं। एमकेएस और सीजीएस सिस्टम अपन काम में लेते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया क्या करते हैं। कई बार बच्चों को कन्वर्जन में दिक्कत आती है। चलो एफपीएस तो आपको थोड़ा सा अलग हो गया, फिर पाउंड में थोड़ी समस्या आती है, बट ये तो पता होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं गड़बड़, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप जनरल लिखते हो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में मीटर, तो भी वो 100 ही बोलता है। उसको पता नहीं क्यों रटा हुआ रहता है इतना, तो वो सेंटीमीटर में मीटर भी 100 ही बोल देता है, जो गलत है। इसको ध्यान से ऐसे सोल्व कर लिया करो कि 100 को मैं 1 के अपॉन में ले आऊंगा, तो 1/100 मीटर हो गया। अर्थात मैं अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1/100, 100 से डिवाइड करूँ। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करूँ। बच्चे ये वाली चीज भी गलत कर देते हैं। ऐसे ही किलोग्राम ग्राम का भी पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल होगा, तो 1/1000 किलोग्राम। ऐसे ध्यान में रखना। ग्राम तो बहुत छोटी यूनिट होगी ना, किलोग्राम बड़ा होता है। इसको 10⁻³ भी लिख लेते हैं। कैसे लिखा? 1000 को लिखा 10⁻³, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में गया, पावर का साइन चेंज हो जाता है, ऐसा लिखा जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना।
तो सिस्टम ऑफ यूनिट आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करेंगे, ये भी 3 टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी 3 टाइप के पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल यूनिट, या इसमें एक और टॉपिक देखो, एसआई सिस्टम भी है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एक टॉपिक और है बीच में। ये 3 टाइप की पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका फुल फॉर्म सुनो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, एस का फुल फॉर्म सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, ऑफ यूनिट। इसमें भी आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये आपकी फिक्स करी हुई है कि पूरे वर्ल्ड में जो अपन यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसा ही सिस्टम, उसमें अपन 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे। फर्स्ट होगा फंडामेंटल, फंडामेंटल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरे वर्ल्ड में जो हम यूज करेंगे। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मतलब हुआ पूरे वर्ल्ड में जो हम यूज कर रहे हैं, तो फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट कि पूरे वर्ल्ड में जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स ली है वो 7 थी। जैसे फर्स्ट इसमें है मास, मास जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये हमारी फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होती है इसकी यूनिट? किलोग्राम। यूनिट लिख रहा हूं मैं, फंडामेंटल किलोग्राम, केजी से डिनोट करेंगे। यूनिट किसकी है? ये किसकी यूनिट हुई? मास की, यूनिट ऑफ मास। सेकंड मीटर, किसकी यूनिट होती है? लेंथ की या डिस्प्लेसमेंट की। ऐसे ही एक्चुअल में ये एम के सिस्टम ही होता है, ये क्या होता है? एम के सिस्टम की यूनिट है। मास स्मॉल एम, सॉरी मीटर लिख लो, पूरा लिख लो, किलोग्राम, मीटर, ठीक है, लेंथ की यूनिट या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट या डिस्टेंस की यूनिट। तीसरा टाइम की यूनिट सेकंड होती है क्या, जिसको एस ई सी भी लिख देते हैं या स्मॉल एस भी लिख देते हैं, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, ठीक है ना। इसको पूरा भी लिखना चाहो। 3 तो ये हो गए, ये 7 थी। फोर्थ एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, जिसको ए से डिनोट करते हैं, या पूरा लिखें अपन एम्पियर, ए से डिनोट करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट को अपन एम्पियर में मेजर करते हैं, एमीटर से, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। फिफ्थ केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसको कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा ही यूनिट जो है वो केल्विन होती है। कितनी होगी? 5। 6th देखो कैंडला, CD से डिनोट करेंगे इसको, इससे डिनोट करते हैं CD से। इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनियस, कैंडला CD से डिनोट करेंगे। और लास्ट है मोल, इसको MOL से डिनोट करते हैं। ये आपका हुआ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनियस, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास। 7 फंडामेंटल यूनिट होती है आपकी, 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला और मोल। यूनिट ऑफ सब्सटेंस ऑफ मटेरियल जो भी है,
ठीक है ना। इस तरह से 7 फंडामेंटल यूनिट देखते हैं। फर्स्ट आपको समझ में आ गई, एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट याद रखनी है आपको, इनको हम और आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स करी हुई है, ये सब फंडामेंटल यूनिट होती है। अगर आपको मास को मेजर करना है आप केजी में लिखोगे एसआई सिस्टम में, लेंथ मेजर करनी है तो मीटर में लिखोगे, टाइम मेजर करना है सेकंड में लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर में लिखोगे, टेंपरेचर की एसआई यूनिट केल्विन लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस कैंडेला लिखोगे सीडी, ऐसे यूनिट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। सब्सटेंस की अगर अपने कितना अमाउंट ले रखा है, अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखना इसमें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मॉल में मेजर किया जाता है। अगर सब्सटेंस को मेजर करते हैं तो केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं मॉल, तो मॉल लिखते हैं मोल। इस तरह से ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट है। कितनी हो गई है? 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम आपको याद रहनी चाहिए। काम आती है जिसमें सबसे ज्यादा आपको 3 ये तो काम में लेनी है, एम्पियर भी काम आती है, केल्विन वाली भी काम आती है, कैंडेला बहुत कम काम आती है, मोल केमिस्ट्री में ज्यादा काम में लेते हैं, बाकी ये 5 अपने काम की फिजिक्स में। नेक्स्ट डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव करी जाती है, जो फंडामेंटल से हम डेराइव करेंगे उन्हें हम बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट। सेकंड एसआई सिस्टम, डेराइव यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम जो फंडामेंटल से अपन डेराइव करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखो, इसके बुक में बहुत सारे लिखे होंगे। जैसे अपन बात करें फोर्स की, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या लिखते हो आप? न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है। अब आप इस एक न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, न्यूटन को कैसे डिराइव करोगे? 1 न्यूटन में पूछो आपसे तो आप लिखोगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने इसको डिराइव कर लिया। न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम था, उसने तो अपने नाम से यूनिट दे दी जिसको एसआई सिस्टम में यूनिट बोलते हैं। एसआई सिस्टम की यूनिट न्यूटन है फोर्स की। बट अगर इसको मैं डिराइव करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा F = ma। ये कैसे लिखा मैंने? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F = ma वाले फॉर्मूले से। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपने एक न्यूटन को ऐसे लिखा। तो जब आप न्यूटन को डेराइव करोगे इस तरह से, किसमें, किस फॉर्म में? ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फंडामेंटल यूनिट में। तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट हमने उसको डेराइव किया, इसलिए उसको डेराइव यूनिट बोले। ऐसे जैसे वर्क डन की बात करें, सेकंड एग्जांपल, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, आपकी बुक में पढ़ेंगे फिर हम। वर्क डन, वर्क डन की यूनिट आप क्या लिखते हो जनरली? जूल। जूल को आप किससे डिनोट करते हो? जे से। जूल को आप किससे डिनोट करते हो? जे से। आपसे जूल पूछा जाए 1 जूल एनर्जी कितनी होती है, 1 जूल वर्क डन कितना होता है, तो आप लिखते हो 1 न्यूटन इनटू मीटर। ये भी एक तरह से डेराइव होगी। मीटर ले लिया काम है, न्यूटन के लिए आप ये वापस पुट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 जूल इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज किया बेटा, तो 1 किलोग्राम मीटर ये कह रहा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपने जूल को डेराइव कर लिया। वर्क डन की वर्क डन जो है वो, या जूल जो है वो आपकी ऐसा यूनिट थी, आपने उसको फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से इस तरह से डेराइव किया। इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, अपन बहुत सारी यूनिट्स डेराइव करेंगे। तो डेराइव यूनिट विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल अपन डेराइव करते हैं, इस तरह से अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा इसका जो टाइप है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। तीसरी जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट, रेडियन और स्टेरेडियन। ये अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।